तो चलिए आज बात करते हैं वास्को द गामा की और उन सफरों की जिन्होंने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अक्सर हम सुनते हैं कि वास्को द गामा एक महान खोजकर्ता था, है ना? पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है या फिर वो एक आक्रमणकारी था? यही सवाल है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए उसके पीछे की वजह जानना जरूरी है, और यहाँ वजह थी सिर्फ एक चीज, मसाले। सोचिए, 15वीं सदी के यूरोप में मसाले सोने जितने कीमती थे। जमीन के रास्ते आते आते उनकी कीमत आसमान छू जाती थी। तो पुर्तगाल ने सोचा, क्यों न बीच के सारे रास्तों को हटाकर सीधा समंदर के रास्ते भारत पहुंचा जाए। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर। चलिए देखते हैं। तो बात आती है द गामा के पहले और सबसे मशहूर सफर की। साल था 1497। मकसद बिल्कुल साफ था, एक नया समुद्री रास्ता खोजना और व्यापार शुरू करना। और जरा इस बेड़े पर नजर डालिए। बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 4 जहाज। एक था साओ गैब्रियल, जिस पर खुद वास्को द गामा सवार था। दूसरा साओ राफेल, जिसकी कमान उसके भाई पाओलो के हाथ में थी। तीसरा था बेरियो, जो कहते हैं सबसे तेज था। और चौथा एक सप्लाई शिप, मतलब खाने पीने और जरूरी सामान के लिए। हर जहाज का अपना एक खास काम था। ये सफर कोई आसान नहीं था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लिस्बन से निकले, अफ्रीका के किनारे किनारे चलते गए, केप ऑफ गुड होप का तूफानी चक्कर काटा और तब जाकर हिंद महासागर में पहुंचे। रास्ते में मोजाम्बिक में तो उनका जबरदस्त विरोध भी हुआ, लेकिन फिर मलिंदी में किस्मत ने साथ दिया। वहां के शासक ने मदद की और एक गाइड दिया जिसने उन्हें भारत का रास्ता दिखाया। हाँ, कालीकट के राजा जमोरिन के साथ कोई ट्रेड डील तो नहीं हो पाई, लेकिन जब द गामा मसाले लेकर पुर्तगाल वापस पहुंचा तो ये किसी बहुत बड़ी जीत से कम नहीं था। भले ही वापसी में कई नाविकों की जान चली गई, एक बात साफ हो गई थी, समुद्री रास्ता मुमकिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1502 में हुई दूसरी यात्रा, और इस बार मकसद पूरी तरह बदल चुका था। चलिए देखते हैं कि कैसे ये खोज की कहानी अब कब्जे की कहानी बनने वाली थी। दोनों यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क था। पहली बार आए थे 4 जहाज और दूसरी बार लगभग 20 युद्धपोत, जो तोपों और हथियारों से लैस थे। अब मामला बातचीत का नहीं, बल्कि ताकत दिखाने का था। मकसद साफ था, अपना दबदबा कायम करना। तो ये कोई खोज करने वाला बेड़ा नहीं था, ये एक पूरी की पूरी मिलिट्री फोर्स थी, जो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मिटाने के लिए तैयार थी। और उनका तरीका बेहद क्रूर। द गामा की फौजों ने अरब के व्यापारिक जहाज़ों पर हमले किए, और हद तो ये थी कि जहाज़ों पर मौजूद बेगुनाह यात्रियों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कालीकट जैसे बंदरगाहों पर सीधे तोपों से गोले बरसाए। मकसद बिल्कुल साफ था, अरब व्यापारियों का दबदबा खत्म करो और डर पैदा करके जबरदस्ती व्यापार के अधिकार छीन लो। अब सवाल ये उठता है कि ये सब वो कर कैसे पाए? खोज हो या कब्जा, दोनों के पीछे एक ही बड़ी ताकत थी, और वो थी पुर्तगाल की एडवांस्ड नेवल टेक्नोलॉजी। देखिए, ये सिर्फ जहाज नहीं थे, ये ताकत के तैरते हुए किले थे, लकड़ी और लोहे से बने, जिन पर लगी थीं शक्तिशाली तोपें। इन्हें लंबी समुद्री यात्राओं और युद्ध के लिए ही बनाया गया था, और यही टेक्नोलॉजी उस समय के भारतीय जहाज़ों से कहीं आगे थी। सच तो ये है कि यही नेवल पावर उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। तो इन यात्राओं का भारत पर क्या असर हुआ? ये सिर्फ इतिहास के पन्नों की कोई घटना नहीं थी। ये भारत के लिए एक ऐसे मुश्किल दौर की शुरुआत थी जिसने सब कुछ बदल दिया। द वास्को ड गामा की दूसरी यात्रा ने असल में भारत में उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म की नींव डाल दी। इसने भारत की अपनी आज़ादी को चुनौती दी, यहाँ के लोकल व्यापार को बर्बाद किया, और यहीं से शुरू हुआ विदेशी दखल और शोषण का एक लंबा दर्दनाक दौर। हाँ, दुनिया से भारत का समुद्री कनेक्शन तो बन गया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये भारत की अपनी शर्तों पर नहीं था। पुर्तगालियों ने जो रास्ता खोला, उसी पर चलकर डच, फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज आए, और भारत की आज़ादी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती चली गई। तो फिर वास्को द गामा को हम कैसे याद रखें, एक हीरो की तरह या विलन की तरह? सच ये है कि उसकी विरासत पर आज भी बहस होती है। एक तरफ तो वो एक बहादुर नाविक था, जिसने हिम्मत दिखाकर अनजान समंदरों को पार किया, लेकिन दूसरी तरफ वो एक क्रूर एजेंट भी था, एक ऐसी ताकत का जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना और कब्जा करना था।
और ये दोहरी पहचान बिल्कुल साफ है। उसकी पहली यात्रा खोज और एडवेंचर का सिंबल है, तो वहीं दूसरी यात्रा जुल्म और हिंसा का प्रतीक बन गई। और देखिए, उसकी कहानी का अंत भी भारत से ही जुड़ा है। 1524 में वो तीसरी बार भारत आया, इस बार वाइसरॉय बनकर। लेकिन आने के कुछ ही महीनों बाद कोचीन में उसकी मौत हो गई। तो जिस जमीन पर उसने इतना गहरा असर डाला था, उसी जमीन पर उसकी कहानी का भी अंत हुआ। तो आखिर में सवाल वही रहता है, हीरो या विलन? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है, वास्को द गामा की यात्राएं इतिहास का एक ऐसा मोड़ थी जिसने न सिर्फ व्यापार का, बल्कि दुनिया में ताकत का पूरा खेल ही बदल दिया। और भारत के लिए यहीं से एक नए और बहुत मुश्किल सफर की शुरुआत हुई।